हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 13 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम बात करने वाले हैं एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रूरल इम्पेरेटिव, कि अब की बार गाँवों में किस तरीके से कोविड-19 ने असर दिखाया है और इसका रिजल्ट हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। दूसरा ये आर्टिकल भी इकोनॉमी से रिलेटेड ही है, फ्रेजाइल आउटलुक, कि कैसे हमारी इकोनॉमी अनसर्टेनिटी के माहौल में चारों तरफ से घिरी हुई है, इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में हम कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नीचे अगर बात करें, इन एक्शन इज़ एक्सपेंसिव, कि अभी जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, लोग अपने पास में जो मेडिकल शॉप्स हैं या फिर कोई दूसरे लोग जिनके पास में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बस मुनाफा कमाने के लिए जो अभी लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनको कहीं ना कहीं अपने पास में स्टॉक करके रख रहे हैं, कि एक वाइल जो कि नॉर्मल वे के अंदर बहुत सस्ती बिकती है वो 70-70 हज़ार रुपए की बेच रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसे में मुनाफा कमाने का भी बहुत मौका मिल रहा है। अभी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या फिर ऑक्सीमीटर है जिससे ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है ब्लड में, या फिर जो और ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन की कॉन्सनट्रेटर है। अभी रिसेंटली हमने दिल्ली का एक केस भी देखा था कि फूडरीज में, ईटरीज़ के अंदर आप देखोगे कि रेस्टोरेंट्स के अंदर लोग ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर लगा करके रख रहे थे। राइट, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि अभी कितनी ज़्यादा एक तरफ तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल ही रहा है, हेल्थ इशू चल ही रहा है, बट दूसरी तरफ लोग मुनाफा कमाने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके चल रहे हैं। तो इस आर्टिकल को भी देखेंगे। ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं है, नेपाल की राजनीति या नहीं देखेंगे। इस वाले आर्टिकल में देखोगे नो प्लेस फॉर किड्स। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम जो है, जो अभी आने वाले टाइम पे किड्स का एक वर्जन निकालने वाला है। ठीक है, तो अभी तक तो क्या है, कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं इंस्टाग्राम के कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट नहीं बना सकते। बट अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि एल्गोरिदम में प्रॉब्लम आ गई। एल्गोरिदम एक तरीके के यूँ मानो कि एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके बेसिस पे एक पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी मशीन काम करती है। ठीक है, एक पैटर्न पे काम करती है कि हाँ, एक के बाद में 2 आना है तो 2 ही आएगा। तो वो फिक्स कैसे किया जाए? अब एक के बाद में 3 लाना है तो आपको उस एल्गोरिदम में, उस प्रोग्राम में चेंज करना होगा। ठीक है, तो ऐसे में एल्गोरिदम में प्रॉब्लम क्या आ गई करंट जो इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म है उसमें, कि लोग जो कि ईटिंग डिसऑर्डर्स, क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं और खाने के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, टेस्ट चला जाता है या फिर एक तरीके से बुखार आने से फिर बाद में जो फूड हैबिट है वो बदल जाती है। तो इसमें लोग तो इससे रिकवर कर रहे हैं, इस डिसऑर्डर से। और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरीके की सजेशन आ रहे थे सर्च वाले पोर्शन में, फास्टिंग हो गया, एपेटाइट सप्रेसेंट्स, मतलब कि हम भूखे कैसे रह सकते हैं, फास्ट कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जबकि लोग ईटिंग डिसऑर्डर से रिकवर कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हो गया, इंस्टाग्राम के ऊपर इसी बात को पकड़ के और अटैक करना शुरू कर दिया अलग अलग सरकारों ने। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को सीधा स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, तो उनको मैसेज और लेटर्स लिखने शुरू कर दिए कि जब आपके पास में करंट जो प्लेटफॉर्म है वहीं पर अगर एल्गोरिदम आपकी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो कल को ना आप बच्चों के लिए भी आप ला रहे हो इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर भी फिर इसके अंदर तो कहीं ना कहीं जो बच्चे अपनी प्रोग्रेस को इंश्योर करना चाह रहे हैं, जो कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो उनके लिए आपको कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी बरतनी चाहिए। तो ये सही टाइम नहीं है, आप इतने मैच्योर नहीं हो कि आपको इंस्टाग्राम का ये किड्स वर्जन लॉन्च करना चाहिए। ऐसे करके ये बातचीत अभी हो रही है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ गया कि सोशल मीडिया का रोल क्या रहता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए इस समरी को हमने देखा, बाकी डिस्कस नहीं करेंगे, बता दिया मेन जो कंटेंट था इसका। आगे अगर देखें, आइडिया पेज से हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दैट इज केस फॉर वेवियर इन पेंडेमिक, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में छूट देना कितना वाजिब है, कौन कौन से कंट्रीज एग्री कर रहे हैं। और अभी भी एक जो इशू है ना जिसके अंदर फंसा पड़ा है सारा मैटर, वो ये कि एक तरफ तो इनोवेशन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो उसको बचाने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक बार छोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं और राइटर जो है वो फेवर कर रही हैं इसका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का। जानेंगे इस आर्टिकल को, अच्छे से समझाया हुआ है।
इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे और नीचे वाले आर्टिकल को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलते हैं मेन कंटेंट पे। अभी एक छोटा सा आंसर मैं दे दूं। अभी 2-3 दिन से कमेंट आ रहा है सर नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, देखो आपको करियर काउंसलिंग अगर उस तरीके से करवानी है तो मैं एक प्लान लेकर के आऊँगा, तो उस प्लान को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आप कभी भी कोई भी मैसेज करोगे, जैसे कि मान लो आप ज्वाइन करके रह रहे हो, तो ऐसे में जो टेलीग्राम चैनल पे जो आपको पूरी डिटेल दी हुई है ना, कि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो आप सीधा टेलीग्राम के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ऐसे में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है, वहीं पे मैं न्यूज़पेपर की PDF शेयर करता हूँ, वहीं पे अगर आपको कोई मैपिंग करवाई है तो उस मैपिंग से रिलेटेड कंटेंट भी वहीं पे मिलता है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई डाउट हो तो आप सीधा क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको 1-2 दिन के अंदर प्लान आउट कर दूंगा कि कैसे आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, क्या इसके लिए प्लान रहेगा, ठीक है। पर अब पहले कंटेंट को देख लेते हैं। आपकी चीज़ें नोटिस की जाती हैं, बट एक होता है ना कि टाइम आने पे ही चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट किया और यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाए, पर हाँ आपकी बातें इग्नोर नहीं की जाती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज रूरल इम्पेरेटिव, कि गाँव में अभी क्या माहौल बना हुआ है। देखो 2020-21 का जो साल था वो एक अलग ही साल निकल के आया है रूरल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि एक तरफ जहां पर हमारी इकोनॉमी 6.5% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई 2020-21 में, वहीं पर फार्म सेक्टर, खेती बाड़ी वाला जो काम है, उसमें 3% की ग्रोथ देखी गई। इसके अलावा एग्रीकल्चर बेस्ड जो एक्सपोर्ट था वो 17.5% तक देखा गया, जबकि दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो ओवरऑल मर्चेंडाइज था, जिसके अंदर जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं 7.2% से डिक्लाइन कर गया था। तो ओवरऑल 2020-21 का साल गांव के लिए बहुत अच्छा रहा था। इसके अलावा आप देखोगे कि इस डाइकोटॉमी का मतलब हो गया कि एक स्टेटमेंट तो कुछ और कह रहा है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, और दूसरा स्टेटमेंट गांवों की इकोनॉमी के लिए कुछ और कह रहा है, और दोनों के अंदर मिसमैचिंग देखने को मिल रही है। तो इस तरीके के इस तरीके का जो पूरा प्रिंसिपल बनता है उसको डाइकोटॉमी बोला जाता है। बट पहली बार जो कोविड-19 की वेव आई थी, देखो रूरल एरियाज में इसका इतना असर नहीं था, और गवर्नमेंट ने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को छूट दे दी थी, एग्जेम्प्ट कर दिया था कि हाँ भाई आपके ऊपर लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। बट अभी क्या हो गया, सेकेंड वेव जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। एक तो क्या है, रूरल इकोनॉमी क्यों अच्छा परफॉर्म कर पाई थी वो देख लेते हैं। कि पहला तो काम हो गया, सरकार ने कोई मतलब लगाम नहीं लगाई थी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे। दूसरी वजह क्या रही थी 2020-21 में अच्छा परफॉर्म करने की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की बेसिस पे, अगर रूरल इकोनॉमी की देखें तो दूसरी वजह क्या थी कि फेवरेबल विंटर टेम्परेचर रहा था और रेनफॉल भी अच्छा रहा था। पिछले साल का जो मानसून था वो अच्छा था। रिजल्ट क्या रहा, हार्वेस्टिंग अच्छी रही और बम्पर क्रॉपिंग हुई और उसका फायदा किसानों को मिला। तीसरा जो वजह रही पिछले साल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही रूरल इकोनॉमी की, उसकी वजह कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की प्राइस की अगर बात करें तो ग्लोबल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमने फूड इंडेक्स की बात की थी, ठीक है, तो उसमें देखे थे कि राइज देखा गया था कमोडिटीज़ का, तो उसका असर भी बहुत मिला। और दूसरा, जब एक्सपोर्ट राइज हुआ था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, और उसका अगर इंटरनेशनली प्राइस ज़्यादा मिलेगा तो फार्मर्स को फ़ायदा तो मिलेगा ही ना, बस वो बताया जा रहा है। इसमें मेन जो परफॉर्मर थे वो थे सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, कॉटन, अरहर, उड़द और चना, मतलब दालें मेनली आप इन कह सकते हो। इसके अलावा सभी क्रॉप्स की अगर बात करें तो इनको कम से कम भी नहीं ना तो MSP लेवल पर तो प्रोक्योर किया गया था, अगर सरकार ने भी किया तो। कहने का मतलब एक गोल्डीलॉक मूवमेंट था। गोल्डीलॉक मूवमेंट का मतलब आप क्या समझोगे कि सन के चारों तरफ एक ऐसी जोन जिसमें लाइफ सर्वाइव करती है, जैसे कि अर्थ जिस जोन में रोटेट करती है ना, उस जोन को गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। तो ऐसे में चारों तरफ तो जिंदगी है नहीं, बस एक पर्टिकुलर जोन में जिंदगी है। तो ये इसी तरीके का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं गांव की इकोनॉमी ने एक्सपीरियंस किया, इसलिए क्या बोल दिया इसको, गोल्डीलॉक मूवमेंट। ये फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं एक जीने का सहारा बन गई, कहने का मतलब। एंड रिजल्ट क्या रहा, इंडिया को कहीं ना कहीं कुशन मिला, इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहारा मिला, बहुत बुरे तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी टूट रही थी। इंडिपेंडेंस के बाद में इससे ज़्यादा खतरनाक मंदी हमारे देश ने नहीं देखी, और इसके पहले मंदी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया था तो वो साल थे 1979-80 के, ठीक है। तो ऐसे में आप देख सकते हो बुरी परिस्थिति में एग्रीकल्चर ने हमें संभाला। दूसरी तरफ आज का टाइम क्या है, सेकेंड वेव जब आ गया
तो सेकंड वेव आज गांवों तक भी पहुंच गया, हिंटरलैंड तक भी पहुंच गया। तो ऐसे में ये जो कुशन था ना, ये जो सपोर्ट था थोड़ा बहुत, ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है या डाउट आ रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से फोरकास्ट में ये कहा है कि साउथ वेस्ट मानसून तो नॉर्मल रहेगा। दूसरी तरफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है, मतलब जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो अभी पिछले 83 मंथ्स में हाईएस्ट चल रहा है अप्रैल 2021 में। तो कहने का मतलब मॉनसून की बात करो या फिर ये जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की बात करो, ग्लोबल प्राइसेस की, इन दोनों की बात करो, तो ये तो फेवरेबल है अभी भी किसानों के लिए। इन पे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, चाहे रेनफॉल का फ्रंट हो चाहे प्राइस की फ्रंट हो। पर जो दूसरी तरफ है, दूसरा जो सीन चल रहा है वो ये कि अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है कि गाँवों में अभी डेथ रेट इंक्रीज हो रही है कोविड के चलते। ऐसे में क्या हो गया, अब ये कोविड कितने टाइम तक और रहेगा, कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी और कितना और फैलेगा, ऐसे में लॉकडाउन या फिर उनकी एक्टिविटीज़ जो है गाँवों में एग्रीकल्चरल, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग चुकी है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी है। आप देख सकते हो खरीफ की प्लांटिंग लगभग मिड जून से शुरू होती है, खरीफ सीजन मिड जून से लेकर के और अक्टूबर नवंबर तक होता है लगभग, ठीक है। फिर उसके बाद में हार्वेस्टिंग होती है, फिर रबी की सीजन शुरू हो जाती है। तो ऐसे में मॉनसून रेन जैसे शुरू होती है, अब जैसे थोड़ा बहुत तो शावर आने शुरू हो गए, बाकी जून शुरुआत में या जून एंड तक आते आते आप देखते हो ऑल ओवर इंडिया बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में मॉनसून रेनफॉल आएगी तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण है। तो एक ऑप्शन क्या है कि अगर ये बीमारी जल्दी से जल्दी टैकल हो जाती है ना, कवर हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम काम कर सकते हैं। देखो ट्रैक्टर्स की बात करो, एफएमसीजी जो कंपनीज है उनकी बात करो, या सीमेंट कंपनीज की बात करो, ये कंपनीज भी हैं, ये किन पे डिपेंड करती हैं, ये मेनली रूरल डिमांड पे डिपेंडेंट है। 2020-21 में ये देखा गया था। पिछले साल सरकार ने दो अच्छी बात की थी, दो अच्छे काम किए गए थे। नंबर एक कि वीट, पैडी, मस्टर्ड और रबी की जो पल्सेस थी ना, उनकी खरीदारी एक लार्ज स्केल पे की थी। तो ऐसे में क्या हो गया था कि कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी को रिवाइवल मिल पाया था। चाहे लॉकडाउन लगा दिया था, उसकी बात अलग है, बट उसके बावजूद भी प्रोक्योरमेंट अच्छा किया तो मार्केट में पैसा अच्छा गया, किसानों के हाथ में पैसा अच्छा गया। तो एक तो ये कदम अच्छा था, प्रोक्योरमेंट मैसिव था। दूसरा कदम ये अच्छा था कि लगभग नरेगा के अंदर 2020-21 में 389.37 करोड़ पर्सन डे, दैट मीन्स काम दिया गया था लोगों को इतना सारा, जिससे कि रूरल इकोनॉमी और डिक्लाइन नहीं हो पाई। साथ में फ़ायदा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री किसान स्कीम के अंडर में 6,000 रुपये पर ईयर पर फार्मर फैमिली हाउस होल्ड के हिसाब से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। तो ऐसे में जो मार्केट में लिक्विडिटी थी ना, वो मेंटेन रही और रूरल इकोनॉमी अपना काम कर पाई। अभी क्या है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट करने की अभी ज़रूरत है नहीं, वीट की भी। दूसरी, क्योंकि वीट का तो गया सीजन, अब क्या है, ये टाइम ऐसा चल रहा है अभी करंटली जिसमें अभी कोई भी क्रॉप जो है, अभी जायद का टाइम चल रहा है, अब जायद की क्रॉपिंग है, वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन पर डिपेंडेंट है, या फिर वाटरमेलन हो गया, या फिर जो कोई भी ककड़ी, टमाटर, इनका सीजन चल रहा है। तो इनका जो है वो रेगुलेशन इतना ज़्यादा प्रोक्योरमेंट कर नहीं सकती है सरकार, ठीक है। तो एमएसपी के लिए भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है और नरेगा में भी पैसा ज़्यादा लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि गाँवों में कोविड केसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर नरेगा जैसी स्कीम को बूस्ट मिलता है तो लोग वहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, ऐसे में इन्फेक्शन केस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये बता रहे हैं राइटर, अब केवल और केवल एक ऑप्शन बच गया, वो ये है कि हमारे पास में जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी का जो ऑप्शन अवेलेबल है उसका यूज़ करके सीधा कैश ट्रांसफ़र की हेल्प दी जाए गाँव के लोगों को, नहीं तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं कोलैप्स करने का डर बना रहेगा। तो ये आर्टिकल हमने देखा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल भी इकोनॉमी से रिलेटेड ही है। अ फ्रेजाइल आउटलुक आर्टिकल लिखा है सौगता भट्टाचार्य ने। तो ये बता रहे हैं कि 2021-22 का साल, ठीक है, इसमें हमारी इकोनॉमी डाउनवर्ड देखती गई। अब सॉरी 2020-21 में तो हमारी इकोनॉमी 6.5% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई। अब 2021-22 में जो प्रेडिक्शंस बजट टाइम पे लगाए गए थे उसको भी रिड्यूस करके ये कह दिया है कि हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी 9.5 से, मतलब 9.5 से 10.5% की रेट के ऊपर, जो कि अभी कहीं ना कहीं देख सकते हो। एक तो पेंडेमिक की सीवियरिटी देखो, चारों तरफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं,
दूसरी, लोकल लेवल पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं या फिर कोई और मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो रुकी हुई है और इसका असर हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा इस फिस्कल ईयर की पर्टिकुलरली बात की जाए तो। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो वैक्सीनेशन ड्राइव ही एक ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसके चलते कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस का स्कोप है कि हाँ जी, अगर वैक्सीन लग गया टाइम पे तो लोग थोड़ी बहुत अपनी मोबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी सी शुरू हो जाएंगी। बट वैक्सीनेशन में भी प्रॉब्लम क्या आ रही है? शॉर्टेज आ रही है। तो ये एक और अनसर्टेनिटी बन रही है। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि मान लो अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ में 1% की भी कमी आ रही है ना, तो इसका मतलब ये समझो कि 2 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो इनकम में से कम हो जाएंगे। तो इतना बड़ा फिगर है, आप ये देख सकते हो, 1% भी जीडीपी का डिक्लाइन करने का मतलब। अब राइटर बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से अगर हम देखें तो हमें 2 बातें ऐसी दिखती हैं जिनको हमें बात करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए। सबसे पहला तो कि जो कुछ भी अभी कैलकुलेशन हो रही है वो केवल और केवल एडवांस एस्टिमेट्स हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास में पिछले साल का डेटा अवेलेबल है और उस डेटा को हमने आज की परिस्थितियों को देखते हुए इम्पोज किया, एस्टिमेशन लगाया, जिसको हम बोल देंगे एक्स्ट्रापोलेशन। दैट मीन्स कि आपके पास में एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप एस्टिमेट लगाते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, इसको एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। तो एक्स्ट्रापोलेशन आप किस पे करोगे? जो आपके पास में लिमिटेड डेटा अवेलेबल है, जो कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आपके पास में था। अब आप देखो कहीं ना कहीं एक तो कैलकुलेशन के ऊपर सवाल उठता है कि जब हमारे पास में प्रॉपर डेटा ही नहीं है तो हम कैसे आगे आने वाली फ्यूचर कंडीशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो परिस्थिति ये बताई जा रही है। रही सही में अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात की जाए तो इसमें इंडस्ट्री और सर्विसेज दोनों की अगर बात करें ना, दोनों सेगमेंट्स में, तो इंडस्ट्रीज का तो कहीं ना कहीं हमारे पास में डेटा अवेलेबल है। बस सर्विस सेक्टर का तो हमें पता ही है ना क्या हाल चल रहा है अभी कोविड-19 के चलते। हमने देखा था, टूरिज्म की बात कर लो, मेडिकल टूरिज्म की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो या कोई भी सर्विस सेक्टर की बात कर लो, सर्विस सेक्टर को जितना हिट किया है ना उतना हिट इस पेंडेमिक ने किसी और सेक्टर को नहीं किया है, और वो भी उन सर्विसेज में जो कि ज़्यादा कॉन्टैक्ट वाली सर्विसेज हैं। तो ऐसे में इंडस्ट्रीज का डेटा तो अवेलेबल है, और वो भी कौन सी इंडस्ट्रीज? लार्ज और मिड साइज कंपनीज। और उसमें भी अगर देखें तो लार्ज साइज कंपनीज ने तो प्रॉफिट गेन किया है और मिड साइज या फिर स्मॉल साइज कंपनीज ने परेशानियों का सामना किया है। तो ऐसे में अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। सब्सिडी सरकार ने जो कुछ भी अभी कैलकुलेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो इसमें बताया जा रहा है यहाँ पे मेन तो कि हमारे पास में डेटा की शॉर्टेज है, सीधी सीधी बात ये है। दूसरी, डेटा भी है तो इंडस्ट्रीज का डेटा अवेलेबल है, सर्विसेज का हमारे पास में अवेलेबल प्रॉपरली है नहीं, तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपर? अनसर्टेनिटी लगातार बनी हुई है। दूसरा, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सही कदम लिए गए अब की बार की बजट जो रिलीज की गई कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो सब्सिडी अवेल की जाती है ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में, या फिर जो फर्टिलाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको अकाउंट से हटाए बिना अब क्या कर दिया है, अकाउंट में लेना शुरू कर दिया। तो ऐसे में सब्सिडीज की भी कैलकुलेशन प्रॉपर हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में एक थोड़ी क्लैरिटी तो आएगी कि सब्सिडीज जो हैं अब बजट में कंसीडर की जाती है। आउट ऑफ बजट नहीं है, ऑफ बजट नहीं है, अब वो इन बजट है। ठीक है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है या फर्टिलाइजर्स पे जो दी जाती है। तो ऐसे में एक तो क्या हो गया, एक्स्ट्रापोलेशन के ऊपर कहीं ना कहीं, और ये पहली बार ही किया जाएगा, ये ध्यान रखना, पहली बार ही हो रहा है ऐसा। तो ऐसे में कैलकुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं आ सकती। दूसरा, यहाँ पर फिर क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, क्वार्टर्स के डेटा के ऊपर हम नहीं जाएंगे। लॉकडाउन्स की आप जानते ही हो बात कि क्या सीन चल रहा है, अलग अलग रीजन में इन्फेक्शन के केसेस को देख करके फिर बाद में लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं। दूसरा, रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये स्टैग्नेंट है, बहुत कम है, और अर्बन एम्प्लॉयमेंट भी है वो हाईएस्ट चल रहा है। मतलब अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा सिचुएशन तब और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है जब हम देखते हैं कि जो एग्लोमरेशंस है ना, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है और वहाँ पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं। अगर हम 5 स्टेट्स की बात करें जिनमें सबसे ज़्यादा केसेज अभी देखने को मिल रहे हैं कोविड के, वो हमारी इंडिया की जीडीपी का लगभग 50% बनाते हैं, और उनमें भी 3, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, जो कि सीवियरली अफेक्टेड हैं इस बीमारी के चलते,
उन पर तो और ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है इंडिया की बात की जाए तो वहां पर लॉकडाउन लगाना, बेंगलुरु की बात करो, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली की बात करो, यहां पर लगातार कहीं ना कहीं लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, फर्टिलिटी रेट कंट्रोल में नहीं आ रही है। इसके अलावा स्मॉलर टाउन या रूरल एरिया की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। दैट मीन्स एक्स्ट्रापोलेशन जो है वो एस्टिमेशन पे ही चलेगा और उसमें भी डेटा हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, अनसर्टेनिटीज लगातार बनी हुई है। तो पहला तो ये है पॉइंट। दूसरा पॉइंट राइटर बोल रहे हैं कि जो एनेक्डोटल एविडेंसेज है, दैट मीन्स कि कथित तौर पर जो हमारे पास में सबूत अवेलेबल है, केवल और केवल ये कहा जा रहा है उनके बेसिस पे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा डिसरप्शन हुआ है और ये तो हम फेस भी कर रहे हैं। बस कथित तौर पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर का जो डेटा है वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जबकि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में लगभग 85% एम्प्लॉयमेंट तो इनफॉर्मल सेक्टर में ही जनरेट होता है। तो बोलो वो डेटा हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। लोअर इनकम फैमिलीज पर कितना असर पड़ रहा है इस बीमारी का, वो डेटा हमारे पास में एक्यूरेट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में दोनों इश्यूज को अगर देखें, दोनों पॉइंट्स को, तो बोला ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं हो सकता है और ज़्यादा ग्रेव हो जाए और ज़्यादा हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन कर पाए। ठीक है, तो देखो हमेशा कहीं ना कहीं देखो असिमेट्री जो है ना वो लगातार बनती चली जा रही है। असिमेट्री का मतलब जो इनइक्वालिटीज है, इनइक्विटी है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। फिर वापस से क्वार्टर्स का डेटा की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए इतना काम का है नहीं। राइटर साथ में एक ही बोल रहे हैं कि देखो लॉकडाउन लगातार बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी की अगर रिकवरी की बात करें तो अब वो डिपेंड कर रही है केवल और केवल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ पे कि वो क्या करना चाह रही हैं आने वाले टाइम पे। क्योंकि एक तरफ तो टैक्स रेवेन्यू कहीं ना कहीं रुक चुकी है, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगी तो ऐसे में फिर सरकार को टैक्स क्यों देंगी वो कंपनीज। ठीक है, तो लोगों में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है वैक्सीन, ये तो सही है, बट वैक्सीन की जो कमी आ रही है उसको भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है। साथ में जिन भी मैट्रिक्स, मतलब जिस भी डेटा पे बेस्ड हम जीडीपी ग्रोथ को फोरकास्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको भी हमें थोड़ा और अच्छे से मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल बात यह है, अनसर्टेनिटी और फिर बाद में वल्नरेबिलिटी, दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा घातक रूप लिए हुए बनी हुई हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इनएक्शन इज एक्सपेंसिव। इस आर्टिकल को लिखा है विवेक देबरॉय ने। इस आर्टिकल में ये बता रहे हैं, देखो अभी तक कितने ही स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए गए हैं, कितने ही नए नए रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस डिक्लेयर कर दी गई है कि कैसे भी करके होर्डिंग, दैट मीन्स कि वो लोग जो कि परिस्थिति को देखते हुए अपने पास में पैसा मतलब कोई भी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। जैसे कि लॉकडाउन की अनसर्टेनिटी है तो उसके चलते अगर मुश्किलें बढ़ रही हैं तो लोग क्या करेंगे, पैसे को अपने पास में इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, या मान लो घर पे सामान या फिर दुकान में जो है वो मान लो चावल की स्टॉकिंग कर दी, गेहूं की स्टॉकिंग कर दी, बट यहाँ पर हम मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो लोग अनसर्टेनिटी को देख करके अपने पास में रोकना शुरू कर देते हैं। इसको होर्डिंग बोल दिया। और ब्लैक मार्केटिंग, दैट मीन्स कि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ऐसी परिस्थिति में लोग जो हैं वो एक साथ अपने पास में जितनी भी ड्रग्स है उसको इकट्ठा करके और फिर बाद में महंगी प्राइस पे बेचना शुरू कर देंगे, तो इसको बोल देंगे ब्लैक मार्केटिंग। तो इन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए भी जा रहे हैं और कानून भी बना दिए गए हैं। पर क्या रियल में ऐसा कुछ हो पा रहा है? देखो अरेस्ट किया जा रहा है बहुत सारे इंडिविजुअल्स को कि जो वाकई में सप्लाई चेन है उससे अपने जो ड्रग्स हैं उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, खुद के पास इकट्ठी कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। और इसका सबसे मेन जो फोकस है वो किस पर है? एक तो रेमडेसिविर जो कि एंटीवायरल ड्रग है, और एक है ऑक्सीमीटर जिससे कि ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, और एक है ऑक्सीजन सिलेंडर्स। मतलब बात यह है कि एक तरफ जहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ आप देखोगे कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो मुनाफा कमाने में लग रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि सीजन की जो डार्कनेस है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक साबित हो रही है।
हम देखते हैं हमेशा कि स्प्रिंग जब भी आती है तो एक आशा की किरण रहती है कि हाँ अब मॉनसून आएगा, रेनफॉल होगी, फिर उसके बाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे और फसल अच्छी होगी तो मुनाफा भी होगा, तो आराम से पेट भर के खाना भी खाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और केवल अपना खुद का फ़ायदा उठाने के लिए। एक तरफ जहाँ पर हम पेंडेमिक को मिटिगेट करने की बात कर रहे हैं, रोकने की बात कर रहे हैं, इसके असर को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप मार्केट में देखो कि फेक ड्रग्स हैं वो घूम रही है। आप देखो रेमडेसिविर लाइफ सेविंग ड्रग है ये, जब बहुत ही बुरी परिस्थिति हो जाती है कोविड-19 के केसेस में तब जाकर के ये दवाई दी जाती है। और आप देखो उत्तराखंड बेस्ड एक ड्रग कंपनी है, उन्होंने पॉसिबली एजिथ्रोमाइसिन जो कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग है उसको रेमडेसिविर का टैग दे करके बेच रहे हैं। तो फेक ड्रग का इशू भी आ रहा है। तो ऐसे में फेक ड्रग या फिर कोई भी ऐसी ड्रग जो कि सब स्टैंडर्ड है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो आप एक चीज़ बताओ, एक इंसान जो अपनी बीमारी को सही करने के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स पर रिलाई कर रहा है और वो अगर इस फेक ड्रग या घटिया क्वालिटी की दवाई का अगर यूज़ कर लेगा तो उसके लिए तो और ज़्यादा घातक हो जाएगा, उसकी डेथ होने के तो और चांसेस हो जाएंगे। तो ये केस केवल उत्तराखंड तक कन्फाइंड नहीं है, इंडिया में फेक ड्रग्स बहुत सारी पहले से चलती आ रही है। ये रिसर्च है एसोचैम की कि 3 साल पहले हमने स्टडी की थी, फिर पता पड़ा कि सब स्टैंडर्ड ड्रग्स इंडिया में बहुत चलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक तो काउंटरफेट ड्रग्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड ड्रग। काउंटरफेट का मतलब फर्जी दवाइयाँ या फिर कॉपी की हुई नकली दवाइयाँ, और दूसरी सब स्टैंडर्ड। तो इनमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस है, पर चलो हम इनको कंबाइन भी ट्रीट करें तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ खिलवाड़ है कि नहीं, तो यही चीज़ यहाँ पे विवेक देबरॉय जी बता रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे दिल्ली के आसपास में बहुत सारे सेंटर्स हैं, अलीगढ़, भिवाड़ी, हिसार, आगरा, इनके आसपास में बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर बहुत सारी फेक ड्रग्स तैयार की जा रही है, जैसे कि वोवेरेन हो गई, बिटाडिन हो गई, कोसाविल हो गई। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सब स्टैंडर्ड की अभी मार्केट में चल रही हैं। मतलब आप क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे कि कितनी ज़्यादा मात्रा में है, बट ये रियलिटी है कि सब्सटेंशियली ये बहुत ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रखा है इन फेक ड्रग्स ने। दैट मीन्स बहुत सारी चल रही है। अब बात आती है, क्या हमारे यहाँ पर कोई लीगल फ्रेमवर्क है, क्या हमारे यहाँ पर कोई कानून अवेलेबल है? जी बिल्कुल, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट DCA हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि मतलब अलग अलग कैटेगरीज को मतलब कैटेगराइज करता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी या फिर जो ड्रग्स हैं उनको भी, या ड्रग्स की कैटेगरी भी ऐसी कि हाँ एक्सेसिबल है इजीली, या फिर उनकी एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा सा ऐसा नहीं कि पहले प्रिस्क्रिप्शन हो डॉक्टर का तभी एक्सेसिबिलिटी हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में प्रोविज़न किए हुए हैं। तो आप देखोगे जो मिस ब्रांडेड कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं उनकी बात करो, या एडल्ट्रेट मिलावट की हुई कोई ड्रग है, या कोई स्प्यूरियस ड्रग जो कि वाकई में बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, जो कि घातक साबित हो सकती है अगर कोई यूज़ करे, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर कानून तो है डी ज्यूरे। दैट मीन्स इस एक्ट के पास में बताया जा रहा है कि दांत तो बहुत हैं, बट रियलिटी ये है कि इस दांत होने के बावजूद इस ड्रग का इस एक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ये चीज़ किससे क्लियर होती है? बोले 2003 में माशेलकर कमेटी स्टैब्लिश की गई और उस कमेटी ने ये नोट किया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ना वो पिछले 56 सालों से हमारे यहाँ पर है, पर 56 सालों के अंदर प्रॉपर एनफोर्समेंट ना होने के चलते सेटिस्फैक्ट्री आउटकम नहीं है। दैट मीन्स कि एक्ट तो है, लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल है, बट जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। और ये केवल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये प्रॉब्लम तो सारे एक्ट्स के साथ में है कि कानून तो बहुत ज़्यादा अच्छी इंटेंशन के साथ बना दिए जाते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तब मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। अब आप देखोगे, सिंपल सी बात बताता हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था तब BR अम्बेडकर जी ने एक ही चीज़ कही थी कि बोला आप कॉन्स्टिट्यूशन कितना ही अच्छा बना लो, अगर इसको फॉलो करने वाले लोग ही घटिया होंगे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को फेल कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ आप यहां पर अप्लाई कर दो कि जो रेगुलेटरी ऑफिशियल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, लॉ को, इसके प्रोविजंस को यूज़ करने वाले हैं, जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उन पे लगाम लगाने के लिए बोले उनमें ही कॉम्पिटेंस बहुत कम है। दैट मीन्स उनकी क्षमता बहुत कम है, हमें क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है।
तो प्रॉब्लम क्या है, इस सिस्टम को रेगुलेट करना। हमारे पूरे देश में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ड्रग कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, तो इसके चलते सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में स्टेट और सेंट्रल लेवल पे यूनिफॉर्मिटी की कमी और एक प्रॉपर रेगुलेशन सिस्टम ना होने की वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम चल रही है। तो हाथ क्या लगती है फिर, केवल और केवल निराशा। तो यहां पर जरूरत है कि टाइम पे प्रोसिक्यूशंस हो, कन्विक्शन हो, पनिशमेंट मिले, चाहे सीवियर मिले। और देखो, पनिशमेंट अगर टाइम पे मिल जाए ना, एक कि जितना ज़्यादा ग्रेवर कंडीशन, आप मानो कि कोई बंदा अपनी बीमारी को ट्रीट करने के लिए कोई दवाई खरीदने जा रहा है और उस दवाई को लेने से उसकी डेथ हो रही है, तो उसको एक हीनियस क्राइम हुआ कि नहीं, उसको कॉग्निजेबल क्राइम कंसिडर करके उसको सीवियर पनिशमेंट देनी चाहिए, श्योर पनिशमेंट देनी चाहिए और जल्दी से जल्दी पनिशमेंट देनी चाहिए। ऐसे प्रोविजन जब होंगे तब जाकर के ब्लैक मार्केटिंग और इस होर्डिंग की प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर देखें तो माशेलकर कमेटी के बाद की बात करें तो CDSCO, जो कि ड्रग स्टैंडर्ड को फाइनलाइज करने वाली एजेंसी है हमारे यहाँ पर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्टेंस मिली कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और उसमें आप देखोगे ये काम था कि नई ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी स्टैब्लिश की जाए। तो कहने का मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो भी हेल्प कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो फेक ड्रग्स हैं, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं, फोरफेटेड ड्रग्स हैं, इनको कंट्रोल किया जाए। तो नई ड्रग्स के लिए प्रॉपर वे में लेबोरेटरी स्टैब्लिश की जाए। इससे क्या होगा कि जैसे ही कैपेसिटी ऑफ लेबोरेटरीज एनहेंस होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग हो पाएगी और कम से कम हम स्कोप छोड़ पाएंगे कि जो ये फालतू की फर्जी दवाइयां हैं ये मार्केट में घूम पाए। तो ऐसे में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 हमारे पास में अवेलेबल है, इसमें अब इस एक्ट को अमेंड भी किया गया फिर, ठीक है। ये माशेलकर कमेटी की बाद में ये जो एक्टिविटी वर्ल्ड बैंक के साथ में CDSCO ने परफॉर्म की, इसके बाद में आप देखोगे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में अमेंडमेंट किए गए और अमेंडमेंट आया 2008 में, ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 2008। और इसमें क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट देने की बात की, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देने की बात की अगर कोई भी स्प्यूरियस ड्रग को सेल करता है या ट्रेड करता है तो उससे रिलेटेड। अच्छा, इस ऑफेंस को क्या बोला, नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं मिलेगी आपको, एक तरीके से छूट बीच में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी कि हाँ एक बार पनिशमेंट मिल गई तो बीच में छूट है, नहीं जी, आप बाहर नहीं जा सकते, आपको वहीं पर पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया तो इसमें डेजिग्नेटेड ड्रग कोर्ट्स हैं वो भी स्टैब्लिश करने थे और रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टैब्लिश करने की बात की गई कि मान लो कि कोई ऑफेंडर हाथ में लगता है, किसी को पकड़ लिया, तो उसके अगेंस्ट में जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो है सुनवाई जो करनी है, जुडिशियल जो एक्टिविटीज़ होनी है, तो उसके लिए डेजिग्नेटेड कि हाँ ये कोर्ट जो है स्पेसिफिकली ड्रग्स से रिलेटेड मुद्दों को ही देखेंगी, ऐसे भी प्रोविज़न किए गए थे फिर इस अमेंडमेंट के बेसिस पे। इवन विसल ब्लोअर स्कीम, ये प्रोविज़न भी रखे गए थे। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो एक बंदा है XYZ, वो देखता है कि एक मेडिकल शॉप वाला बंदा जो है वो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग करता है, तो ये XYZ जाकर के इस रेगुलेटर को जाकर के बोल देता है कि भाई ऐसे ऐसे करके ये मेडिकल शॉप वाला फर्जीवाड़ा कर रहा है और ये कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है और बहुत सारी दवाइयाँ इसने मतलब 2 नंबर में बेच दी है, तो ऐसे, और आपको टैक्स भी नहीं दे रहा है ना, आपके पास में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे में ये XYZ कौन हो गया, विसल ब्लोअर, ठीक है। तो बोला ये प्रोविजन भी इस स्कीम के अंडर में किए हुए हैं, बट उसके बावजूद भी आप देखो ये प्रैक्टिसेस रोकी नहीं जा पा रही हैं। गवर्नमेंट अगर मान लो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 के बेसिस पे देखें तो L1 की जो ड्रग्स है, L1 का मतलब हो गया मान लो मेडिकल डिवाइसेज है कोई, है ना, जैसे वेंटिलेटर्स हो गया, इनको कैटेगराइज किया जाता है L1 में, ये शेड्यूल्स हैं L1 M1 ऐसे करके बहुत सारी। तो ऐसे में L1 के बेसिस पे अगर प्रोक्योरमेंट किया जाता है तो बात यह आ जाती है कि आप ड्रग को फेक बनने से बचाओ। मतलब सरकार भी तो कुछ ना कुछ परचेज करती है ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, फिर बाद में कंज्यूमर्स में उनको फ्री में दिए जाते हैं। तो ऐसे में सेंसिटिविटी यहाँ पर भी आनी चाहिए कि सरकार की इस एक तरफ तो जिम्मेदारी ये हो गई कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दूसरी जिम्मेदारी ये होगी कि सरकार
ड्रग्स को प्रोक्योर करती है, फिर सरकार उसको लोगों के वेलफेयर के लिए देती है। तो अगर वो फेक ड्रग्स अगर लोगों तक पहुंचती है सरकार के थ्रू, तो सरकार की और जिम्मेदारी बढ़ी कि नहीं। तो बोले इस तरीके से सब स्टैंडर्ड, एक्सपायर्ड या फिर फेक ड्रग्स को रोकने के लिए सरकार को या फिर जो हमारा पूरा सिस्टम है इसको और ज़्यादा स्ट्रांगली काम करने की ज़रूरत है। देखो, जो केमिस्ट होते हैं, मेडिकल शॉप वाले जो होते हैं ना, इनको एक चीज़ बोली जाती है हमेशा कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आए तभी आप इनको बेचना। बट यहाँ पर भी एक नेक्सस देखने को मिलता है कि डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं इन मेडिकल, ये जो केमिस्ट हैं इनके साथ में अपनी सेटिंग करके रखते हैं, और डॉक्टर के पास में जो भी पेशेंट जाएगा वो डॉक्टर वही दवाइयाँ लिखेगा जो इस केमिस्ट के पास में है, और केमिस्ट को बोलेगा कि मेरे पेशेंट आए तो उसका कमीशन मुझे दे देना। तो ये एक नेक्सस भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का कारण बन रहा है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी क्या है कि RT-PCR टेस्टिंग होती है कोविड-19 के लिए, और इस टेस्टिंग में आप देखोगे कि कितने ज़्यादा फेक आउटकम्स आ रहे हैं। मतलब सिम्टम्स बहुत ग्रेव हैं, रिपोर्ट आ रही है बोला नेगेटिव हो, जो आप देखते हो बिल्कुल फिट बंदा है और रिपोर्ट्स आ रही है बोला आप कोविड पॉजिटिव हो। तो ये जो मिसप्लेसिंग हो रही है ना, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से इस टाइम पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, गलत एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है। तो इस पर इसको आप एथिक्स से भी कनेक्ट करोगे इस आर्टिकल को। अच्छा, ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कौन सा आर्टिकल किस पेपर से कनेक्ट करता है, जीएस के जनरल स्टडीज़ के, उससे रिलेटेड मैं पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लिया करो, फिर बाद में आराम से देखा करो इस चीज़ को, ठीक है। आगे तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक आगे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये कि होर्डर और ब्लैक मार्केटर आप बोलोगे क्या, थोड़ी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि होर्डिंग का मतलब हो गया स्टॉक अप, मतलब आप कुछ चीज़ें इकट्ठे करके रख रहे हो। लॉकडाउन मान लो लगा दिया गया, डर रह गया, तो राइटर ये बोल रहे हैं कि अगर मैं एक लिकर शॉप का ऑनर हूं तो मैं कुछ बॉटल्स इकट्ठी कर लूंगा कि पता नहीं आने वाले टाइम पे कितना लंबे टाइम तक लॉकडाउन लगेगा, तो मैं इकट्ठी कर लूंगा, तो उसको बोल देंगे होर्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी कंपनी में कोई इंडिविजुअल बहुत सारे शेयर्स खरीद लेता है, तो वो और ये सोचता है कि आने वाले टाइम पे कुछ बेटर प्राइसेस मुझे मिल जाएंगी, तो इसको भी होर्डिंग ही बोल दिया जाता है। तो एक तो होर्डिंग ये हो गई। दूसरी तरफ अगर ब्लैक मार्केटिंग की बात करें तो इसमें आप देखोगे कि एक इंडिविजुअल बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठी कर चुका है, और अब वो जो है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस ज़्यादा मांग रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि रेमडेसिविर की एक वाइल, एक शीशी आती है ना वैक्सीन की छोटी वाली, वो 70,000 रुपए की बेची जा रही है, जो कि MSP से, जो उसकी MRP है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग, इसके चलते सप्लाई चेन जिसमें ऑलरेडी ड्रग्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीमीटर्स की सप्लाई शॉर्ट पड़ रही है, उसमें ये ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग और करने लग गए, तो ये तो क्राइम हुआ कि नहीं। ये एक तरीके से आप देखोगे कॉग्निजेबल क्राइम है। तो ऐसे में बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है और उनको पनिशमेंट देनी होती है। बट होता क्या है बीच में ही कि कोर्ट्स की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए हैं कि भाई आप कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो इस तरीके की FIRs को लॉन्च नहीं करेंगे, ना किसी को अरेस्ट करेंगे, ना प्रोसिक्यूट करेंगे कॉग्निजेबल क्राइम के बेसिस पे, क्योंकि बोले ड्रग बेचना जो है वो कहीं ना कहीं इनका काम है। तो और ये फंक्शन जो है वो पुलिस का नहीं है, ड्रग इंस्पेक्टर का है। दैट मीन्स एक लिमिट क्रिएट कर दी है कि हाँ भाई, ड्रग से रिलेटेड कोई भी मिस फंक्शनिंग देखने को मिल रही है, मिस एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो उनको रोकने का काम ड्रग इंस्पेक्टर का है, ना कि पुलिस का। तो ये अपनी तरफ से आप देखोगे कहीं ना कहीं पुलिस पे लगाम लगा दी गई, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगाम लगा दी गई। बट दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि जो भी पर्सनल्स हैं इस एक्ट को, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 को इंप्लीमेंट करने वाले, उन लोगों की कॉम्पिटेंसी नहीं आ रही है, वो लोग सक्षम ही नहीं है। तो फिर कैसे हम प्रॉपरली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पर गरीबी इतनी ज़्यादा है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो कैसे आप ऐसी प्रॉब्लम को सही कर पाओगे। तो ज़रूरत क्या है कि सही टाइम पे सही एक्शन लिए जाएं, नहीं तो टाइम और ज़्यादा बिगड़ने वाला है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्टेज एक तो टेम्परेरी लेवल पे, प्राइसेस का राइज होना, ये तो देखो कहीं ना कहीं राइट टू हेल्थ जो है ना आर्टिकल 21 में, वो कहीं ना कहीं डिनाई हो रहा है कि नहीं, बस ये चीज़ यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है, केस फॉर वेवियर इन पेंडेमिक,
इस आर्टिकल को हम कभी और डिस्कस करेंगे, वजह वीडियो एक तो लेंदी हो गया है और दूसरा ऑलरेडी हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख चुके हैं। तो ऐसे में इस आर्टिकल को नेक्स्ट जो डिस्कशंस होंगे जहाँ पर हमें मतलब जहाँ पर कम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आएंगे तब वहाँ पर इसको डिस्कस कर लेंगे, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तो इसको होल्ड पे रख रहे हैं। अब हम मैप देख लेते हैं। और एक काम आप जरूर कर लो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देनी हो तो वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाए, आसानी से आप देख सको। चलिए आज का जो मैप है हम इसमें फिजिकल कंटेंट को देखेंगे, फिजिकल पोर्शंस को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो दिए हुए हैं, नंबर 1 हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स को 3 सीरीज में डिवाइड किया जाता है, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयाज है जिसको हिमाद्री भी बोला जाता है, और मिडिल हिमालयाज को हिमाचल भी बोला जाता है। अलग अलग नाम है, हिमाचली नाम नहीं है, पीर पंजाल भी नाम है या धौलाधर नाम भी है, अलग अलग रीजन में। बट फिलहाल आप देख लो, मिडिल या लेसर हिमालयाज भी बोला जाता है, बीच वाले, और शिवालिक। ये ऊपर वाले जो है वो ग्रेट हिमालयाज हैं, बीच वाले हैं लेसर हिमालयाज, और साउथ वाले ये जो नीचे वाले हैं इसको बोलते हैं शिवालिक। तो ये हो गया हिमालयन रीजन का जो डिवीजन है वो। दूसरा आप देख सकते हो इधर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की अगर बात करें तो इसमें एल्यूवाइल डिपॉजिट। एल्यूवाइल डिपॉजिट का मतलब वो सॉइल जो कि रिवर्स अपने साथ में इरोड करके लाती हैं और उसके डिपोजिशन से जो प्लेन बने हैं, जिसमें गंगा यमुना वाला रीजन, गंगा ये है ऊपर वाली और यमुना ये नीचे वाली है। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्रा रीजन, ब्रह्मपुत्रा ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आ जाता है इधर। ऐसे ही इंडस की बात करोगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको इंडस बताऊं तो यहाँ से यूँ शुरू होती है, यूँ एंटर हो जाती है पाकिस्तान में। ऐसे ही डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, दैट मीन्स इस रीजन में ये जो प्लेन है, प्लेन्स को देखो कहा जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब बहुत सारी सिविलाइजेशन यहाँ पर फलती फूलती हैं, पालने हैं ये, राइट। तो ऐसे में क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला जाता है इन प्लेन्स को, जिसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये वर्ल्ड का बहुत हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में से एक है ये। इसके अलावा तीसरा जो पोर्शन है दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि इस रीजन की हम बात करेंगे। इसमें अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये कुछ पोर्शन आ जाते हैं। अब अरावली की बात करो तो ये देखो अरावली ये रही। दूसरी आप बात करोगे सतपुड़ा की तो सतपुड़ा ये रही यहाँ पर, इसके ऊपर विंध्यन रेंज है। अब आप देखोगे सतपुड़ा और विंध्यन दोनों पैरेलल हैं और इसके बीच से ही फ्लो होती है नर्मदा रिवर, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा सतपुड़ा के अलावा आप देखोगे इधर वेस्टर्न घाट है और इधर ही आ गया ईस्टर्न घाट। और जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है पेनिनसुलर रीजन की, उनमें आप देखोगे गोदावरी, महानदी। सबसे पहले आप महानदी देख लो, ये है महानदी जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी नदी है गोदावरी, गोदावरी है ये वाली रीजन जिसका मैं यहां पे एनसर्कल कर रहा हूं, ठीक है। तीसरी है नर्मदा, नर्मदा को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां से अमरकंटक से ओरिजिन होती है और जाकर के गिर जाती है गल्फ ऑफ कैम्बे में। इसी तरीके से तापी रिवर, तापी रिवर सतपुड़ा से साउथ में फ्लो होती है इस रीजन से, ठीक है। ये भी एक रिफ्ट वैली ही है, रिफ्ट वैली रिवर ही है। नर्मदा और तापी दो ऐसी रिवर्स हैं जो कि नॉर्मल स्लोप के अगेंस्ट में फ्लो होती है। स्लोप अगर आप देखोगे ना इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो कैसा है, नॉर्थ वेस्ट से तो उठा हुआ है, दैट मीन्स इस तरफ से तो हाइट ज़्यादा है और इस तरफ से देखोगे साउथ ईस्ट की तरफ जो है हाइट कम है। तो ऐसे में स्लोप कैसा हो गया, यूं हुआ कि नहीं, पानी अगर यहाँ डालोगे तो नीचे इधर फ्लो करके आएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि केवल 2 रिवर्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, एक तो नर्मदा और एक तापी, जो कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है। बाकी सारी जो बड़ी रिवर्स हैं वो किस तरफ जाके गिर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में। जबकि ये 2 रिवर नर्मदा और तापी किधर जाके गिरती हैं, ये जाके गिर रही हैं आपके गल्फ ऑफ कैम्बे, जो कि पार्ट है किसका, अरेबियन सी का, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कृष्णा रिवर, ये नीचे की तरफ है कृष्णा रिवर, ये देखो ये वाला पोर्शन कृष्णा का है। और फिर कावेरी की बात करो तो ये वाला पोर्शन कावेरी का है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रिवर्स की हमने बात की पेनिनसुलर प्लेट्यू। चौथा अगर आप देखोगे तो कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो एक तो ये वेस्टर्न घाट की तरफ ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये ईस्टर्न घाट की तरफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। और इसके अलावा आप देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है तो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप आपके बे ऑफ बंगाल में है तो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो है वो पड़ जाता है आपके अरेबियन सी में। अच्छा, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप एक कोरल आइलैंड है, मतलब जो समुद्री जीव हैं उन लोगों ने, उन जीवों ने मिलकर के बनाए हैं ये आइलैंड्स, इसलिए कोरल आइलैंड भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। जो कि पॉलिप्स के स्केलेटन होते हैं, दैट मीन्स जैसे हमारी हड्डियां होती हैं, हमारा जो ढांचा होता है हड्डियों का,
वैसे ही पॉलिप्स एक तरीके से आप कह सकते हो मरीन एनिमल्स होते हैं, उनके मरने के बाद में उनका जो स्केलेटन बचता है उससे ये आइलैंड्स बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप ध्यान से देख लेना, सबसे ऊपर यहाँ पे पामीर नॉट, जिसको पामीर का पठार भी बोला जाता है, जिसको दुनिया की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये आप कह सकते हो, जिससे ईस्ट में इधर कुनलुन शान ये चाइना में चली जाती है, हिंदू कुश ये पाकिस्तान से होती हुई चली जाती है अफगानिस्तान में, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंजेस हैं ये बहुत है, ये मैप मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैप लगा इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। तो इसमें देखो सबसे ऊपर ऊपर काराकोरम, काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर, जास्कर के नीचे की तरफ आती है फिर पीर पंजाल जो मिसिंग है। तो ऐसे में एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और ये जो है ना, ये ट्रांस हिमालयाज है, हिमालय का पार्ट नहीं है, ये हिमालयाज का एक्सटेंशन है, ठीक है। इसके अलावा शिवालिक रेंज की हम बात कर ही चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में बता चुका हूं। ये जो है वेस्टर्न पोर्शन, वेस्टर्न राजस्थान थार डेजर्ट, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। विंध्यन माउंटेन्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आप देख सकते हो आराम से अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगे। आपके सामने स्क्रीन पे है, शेयर मैं कर ही रहा हूं मैप को। तो ये मैप भी आप अच्छे से देखोगे, हो सकता है इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाए। सुलेमान माउंटेन सीरीज कहां पर है? पाकिस्तान में। सॉल्ट रेंज भी उधर ही है, ठीक है। तो ऐसे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख ली। एक आर्टिकल बच रहा है, उसके लिए आप चिंता ना करें, डेफिनेटली हम कवर करेंगे आगे, ठीक है। तो डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।